अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। स्टॉक मार्केट के साथ साथ पाकिस्तान की दीगर इंडस्ट्री, आम आवाम, कारोबारी मामलात, महंगाई से लेकर हर चीज़ की बात करने की कोशिश करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की भी बात करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब बढ़ती हैं तो किन किन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा असर होता है। फिर एक इंडस्ट्री को मराद दें तो बाकी इंडस्ट्रीज़ को क्यों छोड़ दिया जाता है। अगर मराद टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिलें तो उससे जुड़ी पावर लूम्स और दीगर इंडस्ट्रीज़ हैं उनको क्यों नहीं मिल रही। और फिर जो टेक्सटाइल से हटके सेक्टर्स हैं उनके लिए सब्सिडीज़ और मराद का सिलसिला क्या हो सकता है, क्या है। क्योंकि जो एक टेक्सटाइल और एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये दो इंडस्ट्रीज़ के लिए वज़ीर आज़म ने बड़ा खुलकर पैकेज भी अनाउंस किया। पावर टैरिफ्स के मामले भी सामने आया, बहुत अच्छे पावर टैरिफ्स के हवाले से भी बात हो गई। लेकिन अभी भी पाकिस्तान में जो प्रोडक्शन है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव क्यों नहीं है, और फिर जो इस वक्त प्रोडक्शन की सलाहियत है वो क्यों गिरावट का शिकार है। इन चीज़ों पर भी बात करेंगे। महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो रही, और सबसे बढ़कर ये कि सनतकारों के लिए एक बड़ा मसला FIRs हैं। एप्टेमा ने कहा है कि जो टेक्सटाइल से जुड़ी सनतें हैं उनके सनतकारों पर FIRs काटी जा रही हैं, और इस तमाम तर चीज़ की रीज़न FBR के अपने कवानीन हैं, FBR के अपने मसाइल हैं, FBR का अपना सिस्टम है। फॉस्टर सिस्टम में ख़राबियों की वजह से मामलात सामने आए। उन्होंने सिस्टम ठीक करने की बजाय FIR काट दी। एप्टेमा ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा। इन चीज़ों पर भी बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद आसिम ज़फ़र साहब, CEO ज़फ़र सिक्योरिटीज़, बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान, लॉ एंड टैक्सेशन एक्सपर्ट हैं, बिज़नेस एक्सपर्ट हैं, लॉ बड़ा बेहतर जानते हैं और कारोबारी तबके के साथ भी बहुत ज़्यादा इनकी क़ुर्बत है। तो ज़रा सियालकोट और इंडस्ट्री और फिर इस वक्त जो सनतकारों के लिए मसाइल हैं इस पर भी बात करेंगे, और ये FIR जो काटी जा रही हैं और जो FBR के अंदर अपने मसाइल उनकी ख़राबियाँ, इस पर भी। माहिर मौशियात डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब, ऑथर भी हैं, डीन भी हैं, माहिर मौशियात भी हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। आसिम ज़फ़र साहब, सर पहले ज़रा स्टॉक मार्केट की भी थोड़ी सी बात कर लें। अच्छा रहा सर, गुज़िश्ता हफ्ता बहुत अच्छा गया, 43,000 प्लस हो गई स्टॉक मार्केट। आज को 400 पॉइंट नेगेटिव है, लेकिन अभी भी 43,000 प्लस है स्टॉक मार्केट। सर तसलसल है, थोड़ा सा बेहतरी है 2-3 हफ्तों से स्टॉक मार्केट की। क्या वजह, बड़ी वजूहत क्या है तसलसल की? आई थिंक ये 2-3 हैं। तो जो इंटरेस्ट टेबल है और उनसे वैसे जो फ्यूचर की आप देखते हो, अगर आप क्वार्टर को देख जून से सितंबर को 38% पूरे उस चीज को, दोनों चीजों को फैक्टर करते हुए ग्रोथ नजर आ रही है। और आपने ग्लोबली भी देखा है कि स्टॉक्स, दुनिया के स्टॉक्स बढ़े हुए हैं, तो पाकिस्तान के भी स्पेशली टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो हैं वो भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को। तो ग्लोबली भी पॉजिटिव है पूरी दुनिया की इंडेक्सेस, हमारे इंटरेस्ट रेट भी स्टेबल है और कंपनियों की अर्निंग्स भी बेहतर आ रही है ओवर द लास्ट ईयर। तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स कंबाइन करके स्टॉक मार्केट में भी तेजी नजर आ रही है। ठीक हो गया। मैं ज़रा अब डॉक्टर साहब से भी ज़रा बात। डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीज़ें, स्टॉक मार्केट बेहतर हो रही है, इकॉनमी के बहुत सारे अशारिये बेहतर हो रहे हैं, लेकिन बेरोज़गारी वहीं की वहीं, महंगाई वहीं की वहीं, इंडस्ट्री के मसाइल वहीं के वहीं, पैकेजेस भी अनाउंस हो रहे हैं, फिर भी सारी चीज़ें वहीं की वहीं हैं। अगर हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो रियल इस्टेट सेक्टर अपना रोना रोता दिखाई देता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सीमेंट फैक्ट्रियों ने तो कोई 40 अरब से ज़ायद का जो इजाफी मुनाफा है वो कमा लिया है, वो भी एक कार्टेल बन गए। और कोई अगर हम बात कर लें कोई सीमेंट की बोरी की, तो सीमेंट के जो रेट है उसमें 8% से ज़ायद का इजाफा कर दिया गया। तो आवाम पर बोझ पड़ रहा है सर हर तरफ से। डॉक्टर जब्बार साहब। जी, आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी सर। मैं आपका सवाल सुन रहा था बड़े गौर से, लेकिन मैं एक बात करता चलूँ आपसे कि जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की जो बात कर रहे हैं ना, ये इम्प्रूव हो रहे हैं, कहाँ मुझे इम्प्रूव होते नजर आ रहे हैं? ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं है, तो बेनिफिट नहीं है आवाम को, कोई फैसिलिटीज हासिल नहीं है उनको। और इस सिचुएशन में जब यानी अनईजीनेस फील कर रही है आवाम और प्राइसेस का जो लेवल है बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, तो ये कैसे मैनेज करेंगे? ये क्या कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर हफीज शेख जो है वो प्रो पुअर और प्रो ग्रोथ इकोनॉमी को लेकर नहीं चल रहे हैं। वो अपने एक का प्लान है ओवरसीज फाइनेंसिंग, इनको तो आप एक्सटर्नल फाइनेंस का पोर्टफोलियो दे दें तो ज्यादा अच्छा है, मेरा ख्याल है। देखिए, स्टॉक मार्केट का इंडिकेटर वो रिफ्लेक्टिव नहीं है पूरी कॉम्प्रीहेंसिवली फॉर द होल ऑफ इकोनॉमी। एक ग्रुप है 100 चिप्स का, 150 लगा लीजिए, उनकी एक्टिविटीज है, उनकी मनूवरिंग है, उसमें इन्वेस्टमेंट है, उसमें स्पेकुलेशन है, जो कुछ भी है,
that doesn't reflect the overall economic proposition in Pakistan. ये तो रहा स्टॉक मार्केट के बारे में, जो बैलून है उसकी मेरे सामने ये इतनी सी वक़्त है। वो ठीक है, लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्ट होगा और वो कह रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर है, नो डाउट, लेट इट बी सो। दूसरी बात, पावर टैरिफ आवाम को कहाँ बेनिफिट पहुंच रहा है? ये देखिए, अल्लाह ने इस कोरोना को ब्लेसिंग डिस्गाइज की शक्ल में ले लीजिए कि इंडिया में और दीगर मुल्कों में ज़्यादा बड़ा क्राइसिस है, वहाँ पर वो टेक्सटाइल के ऑर्डर आपको मिल गए। पाकिस्तान खुश नसीब है इस मामले में कि वो जो है अपने टेक्सटाइल के पहिए चल पड़ा है, एंड एवरीबडी इज वेरी हैप्पी। बट हैविंग सेड दैट, ये जो अवाम जो बाजार में फिर रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, गलियों में फिर रहे हैं, अनिजी है, स्कूल यूनिवर्सिटी बंद है, छोटे छोटे कारोबार के लिए भी लोगों के पास पैसा नहीं है, यानी 7% के ऊपर भी कोई फंडिंग लेने को तैयार नहीं है बैंकों के साथ। मेरी समझ में नहीं आता ये कौन से इकोनॉमिक डिसिप्लिन है, प्राइसेस आसमान में चले गए हैं और सोशल डिसऑर्डर सोसाइटी में लग चुका है, कोई माने या ना माने। तो एक बार और बता देते हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक कॉर्पोरेट लॉयर से लाहौर में बड़ी तफसील में बात हो रही थी। उसने कहा जी 4 से 5 मिलियन जो LTN लेकर बैठे हुए हैं लोग, वो तो फाइलर ही नहीं, कहाँ है वो सारे पैसे? उनकी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग जो है निचोड़ रहे हैं किसको? जो 5 से 10 साल पहले जिन्होंने LTN दिया था और वो रेगुलर एक्टिव फाइलर है। बाकी लोगों को तो ये पूछते ही नहीं है जनाब, ये मॉन्स्टर है। शौकत अजीज की बात मैं आपके नाज़रीन को बताता चलूँ कि जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने उस जमाने में कहा था कि 500 बिलियन की करप्शन है, सिर्फ FBR के ऑफिशियल खा जाते हैं इसके पैसे को। इमरान साहब को नैब को नजर नहीं आ रहा कि 1980 से लेकर सन 2000 तक ले लें आप, FBR के जितने कलेक्टर्स हैं, जितने कमिश्नर हैं, जितने मेंबर्स हैं, इनके असासों को देख लीजिए आप कहाँ तक पहुंचे हुए हैं। 500 बिलियन तो ये वो बात है कि शौकत अली साहब ने कही है। मैं तो कहता हूँ आज जो 500 बिलियन नहीं, पता नहीं कितने 100 मजीद इसमें बिलियन ऐड कर लीजिए। इकॉनमी में करप्शन है, CBR इसका सबसे बड़ा लीड करता है करप्शन को, और जब तक इसके ऊपर हाथ नहीं डालेगा ना नैब और इमरान साहब इस पे हाथ नहीं डालेंगे, पॉलिटिकल लीडर्स को पकड़े, जरदारी नवाज शरीफ को पकड़े, अगर वो उन्होंने जो कुछ भी किया उन्होंने, मैं कहता हूँ ठीक है, एवरी NRO मत दे उनको, आप इनको तो NRO देकर बैठे हुए हैं FBR को इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी को। डिस्ट्रक्टिव गवर्नेंस का मॉडल है, बिलियंस एंड बिलियंस यहाँ पे खा के जा चुके हैं शेड्यूल पेमेंट टाइप के आदमी, उनके केसेस प्रोसीड ही नहीं कर रहे, तो आवाम को कोई फायदा नहीं। सब गुर्बत बढ़ रही है, मुश्किलात बढ़ रही हैं और आवाम जो है वो सिमटने की चीजें निकल रहे हैं। अच्छा, मैं जवाब साहब आपने FBR की बात ही कर दी है तो मैं ज़रा वकास भी हमारे साथ मौजूद है, एक एक्सपर्ट राय भी ले लेता हूँ। कॉर्पोरेट भी सेक्टर को बड़े बेहतर तरीके से देखते हैं, बिजनेस को भी जानते हैं, खुद भी बैरिस्टर हैं, कानून को भी जानते हैं। वकास, FIRs काटी जा रही हैं, एप्टेमा ने कह दिया है, जबकि आप एक तरफ पैकेज देते हैं दूसरी तरफ FIR काट देते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो फॉस्टर सिस्टम की गलतियां FBR की वो सनतकारों पर डालकर तो उनके खिलाफ FIRs काटी जा रही हैं। देखिए अरसलान, ये हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा एक डिलेमा है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी से, हमारे FBR से, या जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, ड्रॉबैक्स हैं, डिफेक्ट्स हैं, लूप होल्स हैं, इसका अल्टीमेटली जो नज़ला है वो आवाम पे गिरता है, लोगों पे गिरता है, हमारा कारोबारी हजरात पे गिरता है। और आपने दुरुस्त इसकी इंडिकेशन की है, एंड आई आल्सो बिलीव दिस थिंग दैट देयर मस्ट बी अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और अगर तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करे तो चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे वो वकला कम्युनिटी हो, चाहे वो सहाफ़ी कम्युनिटी हो या पॉलिटिक्स हो, अक्रॉस द बोर्ड इस साहब का अमल जारी रहना चाहिए। लेकिन जहाँ पे इनके पार्ट पे प्रॉब्लम्स हैं, खराबियाँ हैं, डिफेक्ट्स हैं, इसका नज़ला आवाम पे बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए। और स्पेशली जो कारोबारी कम्युनिटी है, दे आर द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान, दे आर द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक ऑफ दिस स्टेट। और अगर उनके साथ आप इस तरह सतीली माँ जैसा सलूक रवा रखेंगे तो मैं नहीं समझता कि ये बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज के जिम्मे में आएंगी और लोग जो है हुकूमत की पॉलिसीज से दिल बर्दाश्ता होंगे, डेस्परेट होंगे, इरिटेट होंगे। और ये तो वो हुकूमत थी जिनका ये नारा था, जिनका ये मंशूर था, दस्तूर था, ये एजेंडा था
कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज और बिजनेस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट देंगे, जहां पे बिजनेसमैन जो हैं दे विल फील मोर कन्वीनियंट, दे विल फील मोर कंफर्टेबल एज कंपेयर टू द प्रीवियस सिस्टम। तो लिहाजा ये जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये समझता हूं कि बिजनेस कम्युनिटी को जरूर इत्तेमाद में लिया जाए। और दूसरी तरह जो जुबार साहब ने बात की वो बड़ी काबिल गौर बात है कि FBR के अंदर जो बेज़ाब्तगियां हैं, नॉर्मलीज हैं और जो करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं इनके ऑफिसर्स, उनका भी एहतसाब करने की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर कोई अदारा मुकद्दस गाय नहीं है। एवरीवन इज अकाउंटेबल बिफोर लॉ, एवरीबॉडी मस्ट हैव इक्वल ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 4, 5 एंड 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो आर्टिकल 4, 5 और 25 का जायजा लें तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी अदारा जो है अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस से मुबर्रह मज़ंज़ा है। और बहुत कम लोग हैं, जिस तरह जुबार साहब ने जिस तरफ इंडिकेशन की, हमारे FBR के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो इवन के जो AC से लेके या एडिशनल कमीशन इनकम टैक्स से लेके उनके बहुत ज्यादा असासे हैं। और बिजनेस कम्युनिटी से ज्यादा असासे उन लोगों ने एसेट्स पाकिस्तान के अंदर बना लिए हैं। तो नैब को इनसे भी पूछना चाहिए। सेक्शन 9 है नैब ऑर्डिनेंस का, जो नैब को ये एहतियात देता है कि इन लोगों के दरमियान भी अपना घेरा तंग करे और इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस है तो इनको डिटेन करे, इनको भी अरेस्ट करे, इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन का प्रोसेस इन लोगों के अगेंस्ट भी स्टार्ट करे। ये किसी भी मामला बराबरी की हद तक रहे। और ठीक कह रहे हैं वकास के मामला बराबरी की हद तक रहें। और जो लॉज का जिक्र आपने किया, मैं ज़रा एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आऊँगा तो तीनों हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ज़रा इस पर मज़ीद बात करके भी देखेंगे कि बराबरी का मामला सिर्फ कारोबारी हज़रात तक होना चाहिए, यहाँ पे छोटा कारोबारी तबका जो है वो भी उससे को फ़ायदा उठा ले, और क्या लॉज हैं जिसमें लचक पैदा कर लेनी चाहिए। और FBR के ऊपर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। सैयद आसिम ज़फ़र साहब, बैरिस्टर वकास अब्रेज़ और अब्दुल जब्बार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों हज़रात से बात चल रही है इस वक्त जो मुआशी मुश्किलात पाकिस्तान के लिए हैं और जो मुआशी अशारिये मुस्बत आ रहे हैं, उन तमाम तर चीज़ों में क्या मामला है, क्या चीज़ें बेहतर हो रही हैं और किन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। इस वक्त सैयद आसिम ज़फ़र साहब, सर हम जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का जिक्र अभी इंडस्ट्री का भी कर रहे थे, वहीं पर एक अजीब सा मामला और भी है कि पाकिस्तान में जब हम गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं तो गवर्नमेंट एक तरफ बेहतरी की बात करती है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट के लोन्स बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और वो अब बैनुल-अक़वामी लोन्स जो हैं वो भी $4.5 बिलियन का गैर मुल्की कर्ज सिर्फ 5 माह में ले लिया इस गवर्नमेंट ने। सर कैसे चलेगा मामला? एक तरफ लोन लेते हैं, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि मईशत बेहतर हो रही है। बिल्कुल जी, देखें बट प्रॉब्लम्स तो को ये तो बहुत सी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व इज नॉट के ओवरनाइट प्रॉब्लम एक जल्दी से रिजॉल्व हो जाए। तो आई थिंक भी बड़ी चीजें हैं। स्टॉक मार्केट आपने देखी है, हमारा जो वो भी आप देखें पिछले सालों में जो नेगेटिव था वो अब इस वक्त अकाउंट सरप्लस है। नो डाउट हमारी जो हम चाहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, तो वो एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही। दैट्स आई थिंक पॉलिसी जो हमारी गवर्नमेंट की थी कि हम टेक्सटाइल को बहुत म्याद देंगे और टेक्सटाइल की तरफ से हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आप देखें 85 में इंडिया और पाकिस्तान की प्रॉब्ली एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट बराबर थी, और टेक्सटाइल की बात कर रहा हूँ, वी वर ऑलमोस्ट टुगेदर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट। आज हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट शायद नेगेटिव है, उतनी नहीं है जो 85 में थी, लेकिन इंडिया ने बाकी चीज़ों में इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर ली है। IT सेक्टर, उन्होंने ज्वेलरी का सेक्टर, उन्होंने इतने ज़्यादा सेक्टर्स एक्सप्लॉइट किए हैं। हम खाली एक सेक्टर को जो ऑलरेडी पिट चुका हुआ है, इन माय ओपिनियन अगर टेक्सटाइल देखें, हम पहले 15,000, 18,000, 20,000 बेल्स बनाते थे, अब 7 से 8,000 हमारी प्रोडक्शन है। हमारी जो एरिया एग्रीकल्चर का था, जहाँ पे हम कॉटन ग्रोइंग बेल्ट था, वो अब शुगर ग्रोइंग बेल्ट हो गया। तो हमारी कंपेटिटिवनेस जो है ना वो ख़त्म हो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक नई इंडेक्स है, ग्लोबल सस्टेनेबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स। इसमें 180 कंट्रीज हैं
ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक और जितने बड़े बड़े IFC वगैरह अदारे इनके डाटा को कलेक्ट करके ये इंडेक्स बनाते हैं। 180 कंपनियां हैं, उसमें से पाकिस्तान इज एट 174। आप सोचें कि वी आर रेटेड विद अफगानिस्तान एज फार एज द कंपेटिटिवनेस इज कंसर्न। उसकी वजूहत जो बेसिक है उसकी रिपोर्ट के अंदर ही आया हुआ है कि हमारी जो है प्रोडक्शन उसकी क्वालिटी नहीं है, उसमें वो क्वांटिटी नहीं है, हमारी स्केलेबिलिटी नहीं है, हमारे जो स्किल्ड लेबर है जो जिसको आप कहते हैं, हमारी कोई एजुकेशन में ऐसी सिस्टम नहीं है जहां पे हम अपनी वैल्यू एडिशन करें इन ह्यूमन रिसोर्स। और लॉट ऑफ थिंग्स पाकिस्तान में गलत हैं। आई एग्री। देखें पिछले साल 3 मिलियन आई थिंक FBR ने फाइलर्स रजिस्टर किए। अभी 8 दिसंबर डेडलाइन थी, अभी आई थिंक 15 लाख ने फाइल नहीं किया। सो बहुत सी चीजें हैं। रेवेन्यूज हम कलेक्ट कम कर रहे हैं और हमारी एक्सपेंडिचर ज्यादा है। बैंक से लोन लेके हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। 18th अमेंडमेंट आई है, उससे प्रोविंसेस को इतनी ज्यादा ऑटोनॉमी मिल गई है कि फेडरल गवर्नमेंट बहुत वीक हो गई है। और लॉट ऑफ इश्यूज और ये टैकल करना वो गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट को अपना चीजों को प्रायोरिटाइज करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्या है। इज इट द टेक्सटाइल या हमने ओवरऑल एक्सपोर्ट बढ़ानी है, हमने रेवेन्यू अपने कलेक्ट करना है। टैक्स इज दी ओनली इशू। टैक्स इन द सेंस के वो जो आपकी टैक्स की है एक फाइलर बढ़ाने हैं या आपने उनमें जो अच्छे टैक्स वाले जो फाइलर्स हैं ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनको आपने कोई इंसेंटिव देना है कि ठीक है आप अपने टैक्स की इनकम बढ़ाएं। ठीक है, कहते हैं मैं आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है आसिम जफर साहब। मैं जब्बार साहब पे भी इस पे जब्बार साहब, हम अगर रिफंड्स के मामलात देखें वो भी वहीं के वहीं हैं, जबकि रिफंड्स नहीं होंगी तो जाहिर है इंडस्ट्री तो बेचारी सर्वाइव करेगी, उसके अपने पैसे फंसे हुए। देखिए गुज़श्ता 8 दिसंबर से जो डेडलाइन खत्म हुई, रिटर्न्स फाइल हो चुके, उसके बाद इन्होंने फटाफट इन्होंने नोटिस इशू करने शुरू कर दिए और नोटिस इशू भी कर रहे हैं जो ऑलरेडी फाइलर है, जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं डिस्पाइट ऑल ऑड्स एंड डिफिकल्टीज, और जो रजिस्टर करा के बैठे हुए हैं। जैसे अभी भाई ने आसिम जफर साहब ने कहा कि 1.5 मिलियन, मैं कहता हूँ ना 3 to 4 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन पर हाथ डालने की जरूरत है। ये डालते नहीं FBR वाले, क्योंकि इनके खाते फिट है। they are conniving and colliding in corruption with those people. आप इसका अंदाजा कर लीजिए कि पहले स्मगलिंग के ऊपर कितने होते थे। अप्रेजमेंट ब्रांच काम कर रही होती थी, प्रिवेंटिव ब्रांच काम कर रही होती, कस्टम की बिलियन की एक्सपोर्ट थी अपनी, और उसके मुकाबले में उससे डबल के करीब की रिपोर्ट होती थी। और तो जनाब ये कैसे करप्शन ओरिएंटेड इकोनॉमी हो गई है। इमरान साहब जो है उन्होंने लगाया हुआ नैब को, बड़ी अच्छी बात है कि अभी वकार साहब कह रहे थे कि सेक्शन 9 को इनको इन्वोक कर लेना चाहिए। भाई क्यों नहीं करते, क्यों नहीं FBR, CBR और फेडरल ब्यूरोक्रेसी के साथ इनको क्या कॉम्प्रोमाइज कर लिया गवर्नमेंट ने। जब पाकिस्तान आर्मी के अंदर आर्म फोर्सेज में एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस मौजूद है, NLC में करप्शन हुई, GHQ ने फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल या जो भी ट्रायल होता है उनका सिस्टम होता है उसके तहत उन बंदों को टांग के रख दिया। लेफ्टिनेंट जनरल भी उसमें शामिल है, मेजर जनरल ब्रिगेडियर भी है। आज तक मुझे बताइए कि 22 ग्रेड का सेक्रेटरी या 20-21 ग्रेड का कोई कलेक्टर मेंबर पकड़ा गया? कोई नहीं पकड़ा गया जनाब। सन 1980 से लेकर सन 2000 तक आ जाइए और ये 30 साल का एक डेटा बना लीजिए, डेटा बैंक बना लें आप। मैं सिर्फ पेशावर रोड पे आपको एक बंगले का नंबर दे सकता हूँ, उसकी वर्थ जो है ना तकरीबन 4 से 5 बिलियन है। वो किसका है? एक फॉर्मर चेयरमैन FBR है, ये उनका है बंगला। जाकर पता कर ले, समझे आदमी। मैं इसके बराबर वाला बंगले की मैं बात कर रहा हूँ, पेशावर रोड मेन पर। तो इस तरह की बेशुमार प्रॉपर्टीज में बेशुमार असाता जात है। बिजनेसमैन को तो रगड़ देते हैं 2 मिनट में, वो बेचारा डरपोक भी होता है, उनके पास इतनी ताकत नहीं होती, हड़ताल भी नहीं जा सकते, वो एसोसिएट नहीं कर सकते CBR से। वो क्या करते हैं कि CBR का बेसिक इनकम टैक्स का एक ITO हो या कमीशन हो या कोई और भी हो। जनाब बेशुमार प्रॉपर्टीज हैं जो बिहाइंड द सीन बेनामी के सारे अकाउंट FBR में शुरू होते हैं, FBR में बंद होते हैं। पूरी पाकिस्तान की इकॉनमी को चलाइए, इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी को पकड़ लें और कराची की ब्यूरोक्रेसी को पकड़ लें आप, जो यहाँ पे FBR, CBR, गवर्नमेंट, और इस्लामाबाद में फेडरल ब्यूरोक्रेसी और FBR, आपका पूरा पाकिस्तान चल पड़ेगा जनाब। करीब 160 बिलियन आपने पॉवर्टी एलिगेशन के नाम। ठीक है, मैं आपकी ठीक एक चीज बिल्कुल ठीक। अब जब्बार साहब
बिल्कुल ठीक है कि एफबीआर के सिस्टम्स की बेहतरी पर सिस्टम्स की बेहतरी करने के लिए कोई मजबूत सिस्टम होना भी तो चाहिए कि जो पुराने सिस्टम की बेहतरी करे। क्या बेहतर हो सकता है? मैं ज़रा एक वकास से भी इसका एक कमेंट ले लूँ, फिर ज़रा आप दो हजरात से भी इस पर बात कर लेता हूँ। वकास, क्या बेहतर, इतने बड़े बड़े नेक्सेस होते हैं, आप एफबीआर के हवाले से ज़रा देखें तो जब हम फाइल कर रहे होते हैं कोई चीज़, कहते हैं कि सब चीज़ें आसान हैं, लेकिन 15-15, 20-20 टैक्स लगाए होते हैं, हर विंडो पे जाके अलग टैक्स के मामलात से छूट हासिल करना, ये तो बड़ा अजाब हो गया है। और फिर सेल्स टैक्स के एक अलग मसाइल बन गए, एक बनाने वाला लेता है, फिर बेचने वाला, फिर उससे नीचे, फिर उसके बाद आवाम। तो सेल्स टैक्स 17% तो रहता ही नहीं, वो तो पता नहीं कितने परसेंट हो जाता है। बिल्कुल अरसलान, आपने बिल्कुल दुरुस्त इंडिकेशन की है इस मामले की, और स्पेशली ये जो एफबीआर से रिलेटेड जो न्यू लॉज इंट्रोड्यूस करवाए गए, और इन्होंने कहा कि हमने ये जो कम्प्लेक्स तरीकाकार था इसको बड़ा ईज कर दिया आवाम की सहूलत के लिए, बट सो फार एज माई पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न, इन्होंने इसको मजीद कम्प्लेक्स कर दिया। एंड वी आर पेनिट्रेटिंग ए पीप डाउन फॉर द फर्दर कम्प्लेक्सिटी जो कि बिजनेस कम्युनिटी को फेस करनी पड़ती है, बजाय इसके कि लॉज पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ज्यूरिस्ट हैं, चाहे वो टैक्स की हो, वो बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले हो, कॉर्पोरेट की प्रैक्टिस करने वाले हो। चले, मुझे एक, आप तीनों साथ हमारे साथ एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पे बात करेंगे।